नंबर 11 हमने स्टार्ट करना है, विच इज अबाउट द रिप्रोडक्शन। और बेटा इस रिप्रोडक्शन के चैप्टर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फिर इससे फर्दर बातों को हम बेटा प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले नंबर पर हम लिख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले तो ये याद रखें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो ये अभी ना नोट करें, आखिर में करना बच्चे ज्यादा हो जाएंगे। सो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये याद रख लें, इट इज डराइव फ्रॉम द मीजोडर्म। और बेटा ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल, ये वाहिद सिस्टम है आपकी बॉडी में जो फंक्शनल होता है प्यूबर्टी पे। आपकी बॉडी के जितने भी सिस्टम है वो बर्थ के बाद या बर्थ से पहले ही काफी हद तक एक्टिवेट हो गए होते हैं, लेकिन फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इट विल एक्टिवेट एट द प्यूबर्टी। इसमें बेटा प्यूबर्टी पे एक्टिवेट होना होता है। हम बेटा यहां पर बात करने जा रहे हैं अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जाहिर है ये भी मीजोडर्म से मेनली ड्राइव हुआ होगा। कंपोनेंट्स की बेटा हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहां पर शामिल हैं गुनेड्स, यानी कि टेस्टिस। उसके बाद बेटा हमारे पास है डक्ट सिस्टम। उसके बाद है बेटा आपके पास एक्सेसरी ग्लैंड्स। और यहां पे मैं लिख रहा हूं लास्ट में आपके पास है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है जी। नजर आ रहे हैं। चलें जब सुने। तो बेटा हम बात कर रहे थे इनके कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले बेटा मैंने बताया गोनेड्स और देन फर्दर टेस्टिस। बेटा ये यूजली 2 इन नंबर है और आउटसाइड द बॉडी ये पाए जाते हैं। ये आउटसाइड द बॉडी इसलिए पाए जाएंगे कि टेम्परेचर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड रिक्वायर्ड होता है। तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये बेटा बॉडी से बाहर होंगे और ये इनक्लोज होंगे इन द पाउच ऑफ स्किन, जिसे हम सेक्रोटम का नाम देते हैं। ये हाईली इलास्टिक है। इसका काम 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन करना है। अब बेटा जरा तवज्जो सुन लें, जब विंटर है तो ये सेक्रोटम जो है वो टेस्टिस को बॉडी के करीब कर लेती है। मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बनाना है। और जब बेटा याद रखें कि टेम्परेचर जो है वो यानी समर है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ये स्क्रोटम जो है ये हाईली इलास्टिक है। ये टेस्टिस को बॉडी से मजीद दूर हैंग कर देती है, अवे ले जाती है। तो स्क्रोटम जो है एक्चुअली ये प्रोटेक्शन भी दे रही है, लेकिन इसका एक बड़ा अहम काम थर्मो रेगुलेशन से भी है। अब यहां पर बेटा मैं टेस्टिस में जो है वो एक जो बेटा हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है वो मैं बेटा आपके सामने इन लार्ज फॉर्म में दिखाने जा रहा हूं। सो ये बेटा जी काफी ज्यादा इन लार्ज फॉर्म में
टेस्टिस, और सबसे पहले नंबर पर इनके इर्द गिर्द जो है वो एक प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग, स्किन के नीचे भी एक कवरिंग मौजूद होती है, जिसको रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया। दिस इज कॉल्ड एज द कैप्सूल। उसके बाद आपको यहाँ टेस्टिस में इस तरह ढेर सारे बेटा सेप्टा या पार्टीशंस नजर आती हैं। ठीक है जी, ढेर सारी सेप्टास या पार्टीशंस नजर आती हैं। ठीक है जी, the area between two consecutive septa is called as lobule. So this is the septa, और दो कंसेक्टिव सेप्टा के दरमियान में जो हिस्सा है इसे बेटा लाइक यहां से लेके यहां तक एरिया, ये वाला एरिया, ये दो सेप्टा के दरमियान, फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा कलर दे रहा हूं ताकि आप, और बड़ा लाइट कलर, ताकि मैंने फौरन इसको रेस कर देना है। दिस इज द लॉब्यूल। ठीक है जी, इसे हम लॉब्यूल का नाम देते हैं। ये पंजाब की बुक में नहीं लिखा, तो आप लॉब्यूल चाहे ना याद रखें, कोई ऐसा इशू है नहीं। और इसको मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ग्रीन कलर से लिखना कुछ चाहिए। डायग्राम में चलो कुछ लेबल लूबल कर दो, इसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती। अच्छा जी, लॉब्यूल। लेकिन ये लॉब्यूल 250 से लेके 300 तक हो सकते हैं। यहां तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 बनाए हैं बस। ठीक है जी, इन लॉब्यूल्स के अंदर ये हाईली कनेक्ट जो है वो आप ये कह लीजिए क्वाइल्ड फॉर्म में ट्यूब्यूल्स पाई जा रही हैं। और एक बात जरा देर में रख लें, एक लॉब्यूल में सेमिनेफ्रोनस ट्यूब्यूल एक भी हो सकती है, एक सेट भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी और 4 भी, 4 से ज्यादा नहीं। जैसा कि इसमें मैंने 2 दिखाए हैं, इसमें मैंने 3 दिखाए हैं, इसमें भी बेटा मैं आपके सामने 2 दिखा रहा हूं। ज्यादातर में चले मैं 2 ही दिखा देता हूं, लेकिन याद रख लें इन सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स की तादाद एक लॉब्यूल में 1 से लेके 4 हो सकती है। तो मैंने 1 वाला भी बना दिया, 2 वाला भी, 3 वाला, 4 वाला मुश्किल हो जाना था बनने की, बेटा वो गड़बड़ सा लगना था आपको। तो ये ब्लैक कलर से मैंने बनाए हैं आपके सामने सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स। ठीक है जी, सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स। सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर, वो कलर जिसकी विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी हो, आपको नजर आए, वो यहां पर बेटा ब्लू ही होगा। ब्लैक के अंदर अंदर ये कहीं कहीं पर ना, ये मैं ब्लू सेल्स दिखा रहा हूं। इनके बेटे 2-3 नाम हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक में सिर्फ इनको इंटरस्टिशियल और डायग्राम में लीडिंग सेल लिखा हुआ है। पंजाब टेक्स्ट बुक में भी लीडिंग सेल का वर्ड मौजूद है, तो याद रख लें। इंटरस्टिशियल सेल्स तो इसका बड़ा कॉमन सा नाम है ही है। चूंकि ये सेल्स के दरमियान में मौजूद स्पेसिस में पाए जा रहे हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स, या बेटा इनका दूसरा नाम लिडिन, या बाद बुक्स में लिडिग भी लिखा हुआ है, DIG भी लिखा हुआ है। लिडिग सेल्स जो है वो पाए जाते हैं। ये सेल्स जाके ओपन होते हैं छोटे छोटे से ट्यूब, ओवल शेप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में। इन्हें बेटा हम नाम देते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस। और इन रेटिटेस्टिस से छोटी छोटी सी डक्ट्स निकल रही हैं, and these ducts are called as vas efferentia। इन्हें बेटा हमने vas efferentia का नाम देना है। इस vas efferentia ने
یہاں پہ جا کے ایک ہائیلی کوائلڈ ڈکٹ سسٹم آف دا ڈکٹ میں جا کے اوپن ہونا ہوتا ہے. اینڈ دس ول بی کالڈ ایز اے ایپیڈیڈیمس. اسے بیٹا ہم ایپیڈیڈیمس کا نام دیتے ہیں, جس میں سپرم نے سٹور بھی ہونا ہے اور سپرم نے میچور بھی ہونا ہے. ڈکٹ سسٹم, اب یہاں پہ تقریباً ہم نے ساری باتیں کر لی ہیں ڈکٹ سسٹم کے حوالے سے, میں اسی کو پروسیڈ کر رہا ہوں. تو ڈکٹ سسٹم سیمی نیفرس ٹیبیولز, سیمی نیفرس ٹیبیول سے بیٹا ہمارے پاس آئے ہیں ریٹی ٹیسٹس, ریٹی ٹیسٹس سے بیٹا ویز ایفرنشیا, ویز ایفرنشیا سے ایپیڈیڈیمس, ایپیڈیڈیمس سے آگے ابھی میں لیبل کرتا ہوں. یہاں پہ میل ریپروڈکٹیو سسٹم میں نے آلریڈی بنا دیا تھا, تو وہاں سے اس سے آگے والی چیزیں بیٹے یہاں تو میں نے لیبلنگ کی ہوئی ہے, وہاں نہیں کی. اس سے آگے آنی ہے ویز ڈیفرنس, اس کو مین سپرم ڈکٹ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد آئے گی ایجیکولیٹری ڈکٹ, اور فائنلی یوریتھرا سے ڈسچارج ہو جائیں گے سپرم. میل میں یوریتھرا یورین کو بھی, ہیومن یا میملز میں جو یوریتھرا ہے وہ یورین کو کنیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سیمن کو بھی کنیکٹ کر رہی ہے. دیٹ از وائی دس از کالڈ ایز اے یورینو جینیٹل ڈکٹ, اسی لیے اس کو یورینو جینیٹل ڈکٹ کا نام دیتے ہیں. اب یہ تو ہو گئے بیٹا آپ کے پاس ٹیسٹس. ہم نے ایپیڈیڈیمس تک باتیں ساری لیبل کر لی ہوئی ہیں پہلے, یعنی ٹیسٹس کے انٹرنل اسٹرکچر تک باتیں ساری دیکھ لی ہوئی ہیں. یہ ہے جی آپ کے پاس سیکروٹم, ٹھیک ہے جی. یہ بیٹے جو آپ کے پاس ڈکٹ اپر جا رہی ہے, یہاں سے یہ دیکھیے ایرو کا, یہ میں ایک چلے ایرو بنا دیتا ہوں, یہ اس طرح اوپر کی طرف جا رہی ہے نیچے سے ایپیڈیڈیمس سے. دس از کالڈ ایز اے ویز ڈیفرنس. اسے بیٹا ہم نے ویز ڈیفرنس کا نام دینا ہے. یہاں پر بیٹا آپ کے پاس جو ہے وہ سپوز کیجئے میں یہ ڈاٹڈ لائن سے, دس از دا بلیڈر, اور یہ بلیڈر سے ڈکٹ آ رہی ہے جسے یوریتھرا کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی. اب یہ ریفرنس توجہ سے دیکھیں, یہاں جاتے جاتے بینڈ ہو کے یہاں دونوں فیوز ہو گئی ہیں. یہ اوپر یہ والی جو آ رہی تھی, آپ ایروز کو دیکھیے میرے توجہ سے, یہ اور یہاں سے جو آ رہی تھی اس جگہ پر آتے ہوئے وہ فیوز ہو گیا. یہاں سے لے کے یہاں تک یہ فیوژن جہاں پہ ہوئی ہے اس سے یوریتھرا میں اوپن ہونے تک جو چھوٹی سی ڈکٹ آتی ہے, دس ول بی کالڈ ایز اے ایجیکولیٹری ڈکٹ. یہاں ترتیب سے بھی لکھ دیا تاکہ زیادہ مشکل نہ ہو آپ کو. ویز ریفرنس سے یہ والی ڈکٹ جو ہے دس ول کالڈ ایز اے ایجیکولیٹری ڈکٹ. سو اس ڈکٹ کا نام آپ کے پاس ایجیکولیٹری ڈکٹ ہے. اس ایجیکولیٹری ڈکٹ نے فائنلی یوریتھرا کے ذریعے سے باڈی سے ڈسچارج ہو جانا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایکسیسری گلینڈ پنجاب کی ٹیکسٹ بک میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, تو گھبرائے نہ, میں نے صرف نام لکھنے ہیں. ان کے فنکشنز کو میں ہنٹ دے کے طور پہ بتا دوں گا, علیحدہ سے ڈیٹیل میں ان کو دیکھنے کی ضرورت آپ کو ایز سچ نہیں ہے. تو یہاں پر آپ کے پاس سب سے پہلے پروسٹیٹ گلینڈ ہے, اور یہ بیٹا 1 ہے, سنگل ہے, پلس لارجسٹ ہے, اکیلا ہے لیکن سائز میں سب سے بڑا ہے, کیونکہ باقی گلینڈ پیئر کی فارم میں ہے. دوسرے نمبر پر ہے
सेमिनल वेजिकल मेन ग्लैंड है, और ये बेटा मेन प्लस एंड लिख रहा हूं, जगह बड़ी कम है मेरे पास, न्यूट्रिटिव, एंड स्टैंड फॉर न्यूट्रिटिव। इसने बेटा न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। बोर्ड बेटा क्लियर है? नो सर। जी जी मैं करता हूँ, अभी हुआ, पहले कुछ थोड़ी देर पहले तक तो मैंने ठीक कर दिया था। जी बेटा कुछ बेहतर हुआ अभी? लग तो नहीं रहा वैसे मुझे। नहीं, नो सर। आप बताइए। थोड़ा सा सर हुआ है। गुजारा होगा कि नहीं बताया? सर हो गया कि नजर आ रहा है। चले। सो बेटा सेमिनल वेजिकल मेन है और न्यूट्रिशन, इसलिए स्पर्म को न्यूट्रिशन देनी है। उसके बाद हमारे पास है तीसरा कॉपर्स ग्लैंड, मैं इसके साथ BU ग्लैंड लिख रहा हूं। BU स्टैंड फॉर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसका दूसरा नाम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी है। इसके साथ मैंने ब्रैकेट में लिखना है बेटा, देखें सेमिनल वेजिकल के साथ 2, कॉपर ग्लैंड के साथ ब्रैकेट में 2, यानी ये पेयर की फॉर्म में है। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो अकेला या सिंगल है। अब तवज्जो तलब बात इनकी जरा, और ये जी सर रिक्वेस्ट है ग्रीन पेन यूज नॉट करें सर, ये नजर नहीं आता सर। मैंने भाई आगे नहीं किया, जब मुझे अंदाजा हुआ मैं नहीं कर रहा हूं। सुने भाई। थैंक यू सर। बेटे यहां ये पहला ग्लैंड और ये सारे के सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड है। चूंकि इनके साथ आप जरा गौर कर ले, मैंने डक्ट दिखाई है। ये है आपके पास सेमिनल वेजिकल, मैंने एब्रीवेशन यूज करनी है बेटा बस। अब चूंकि ये 2 बोर्ड पे हम यूजुअल क्लास में लिखते हैं और यहां पे तो आपको पता है बोर्ड बड़ा छोटा है। यहां इसके जंक्शन पर जहां पर ये फ्यूज हो रहे हैं वहां पर एक बहुत बड़ा ग्लैंड है। दिस इज द रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया प्रोस्टेट ग्लैंड, ताकि आपको विजिबिलिटी इसकी अच्छी रहे। मैं इसको थोड़ा बहुत हिंट के तौर पे कलर भी दे रहा हूं, ठीक है जी। ये सिंगल है। उसके बाद जैकुलेटरी डक्ट के पास ये बेटे CG लिखा बस मैंने, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है जी। और याद बस आपने ये रखना है कि ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं। टेस्टिस से स्पर्म्स जब यहां से वेज डेफरेंस में आएंगे तो सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड अपनी सेक्रीशन उस स्पर्म के साथ ऐड कर देंगे और फाइनली यहां से जो डिस्चार्ज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द सीमन। और याद रखें इस सीमन में आपके पास 90% तक अदर फ्लूइड्स और जस्ट 10% जो है वो उसमें स्पर्म्स पाए जाएंगे, विच इज कॉल्ड एज द सीमन। टॉपिक से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई सवाल है तो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिए। सर ये एक्सोक्राइन है एंडोक्राइन ग्लैंड? एक्सोक्राइन डक्टेड ग्लैंड है जुनैद। ये सर ये न्यूट्रिशन वाली बात थोड़ी समझाइए। बेटे स्पर्म ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मूव करना है, तो विदाउट न्यूट्रिशन तो नहीं वो मूव करें। तो जो फॉर एग्जांपल मेल जो फीमेल बॉडी में डिस्चार्ज करता है, ये स्पर्म्स नहीं उसको कहते हैं, उसको सीमन कहते हैं। उस सीमन में जस्ट 10% स्पर्म्स और बाकी इन तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशंस होती हैं। सेमिनल वेजिकल ने न्यूट्रिशन देनी है, न्यूट्रिशन में फ्रुक्टोज और विटामिन शामिल होंगे। वो फ्रुक्टोज स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जब फ्रुक्टोज को ब्रेक डाउन किया जाएगा तो एनर्जी बनेगी और वो एनर्जी
स्पर्म्स को विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक मूव करने में हेल्प कर रही होगी। ठीक है बेटा? यस। बेटा मुझे इसको रेस करना है, कोई सवाल हो तो जल्दी से पूछ लें, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की तरफ मूव करना है बेटा। फिर सर जो बाकी दो ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड, इनका फंक्शन पीएच को बैलेंस करना होता है। पीएच को बैलेंस भी करना होता है, मिल्की सिक्रीशन भी देना होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाना भी होता है। लेकिन बेटा मैंने बड़ी गोलमोल बात बताई लाइबा, चूंकि हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ ये, ठीक है? तो हमें बिला वजह गलत डायरेक्शन में एनर्जी को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने कोई खास फोकस नहीं दिया था इस पे। आपने देखा मैंने लिखा लुखा कुछ भी नहीं है, बाकी में मैंने बताया कुछ। ठीक है बेटी? सर एक्सोक्राइन ग्लैंड है सर, ये सारे भाई डक्टेड ग्लैंड हैं, सारे डक्ट के जरिए यस थैंक्स अपनी सिक्रीशन फैमिली वेजिकल में ऐड करें। तो बेटे ब्लड में तो नहीं ना सिक्रीशन ऐड कर रहे, तो एंडोक्राइन उसको कहते हैं जो सिक्रीशन ब्लड में ऐड करता है। सही है बेटे? यहाँ जो अक्सर और बेशतर एमसीक्यू पूछा जाता है वो ये तरतीब पूछी जाती है कि ट्रेस द पाथवे ऑफ स्पर्म्स, तो एक भी चीज आगे पीछे कर दी जाती है और 4 ऑप्शन वो एरोज लगा के बना दिए जाते हैं, तो वो आपने लाजमी ध्यान में रखने हैं। कोई सवाल हो जल्दी से पूछ लीजिए, मुझे इसको रेस करना है बेटा। मैं कर दूं इसको रेस? कोई सवाल नहीं है आपके पास? सर हम डायग्राम को मजीद जूम कर सकते हैं? मैं कर देता हूँ बिल्कुल। वो फिर ये मैं बल्कि सारा अपना 2 पार्ट्स में जूम कर देता हूँ ताकि आप दोनों पार्ट्स को डायग्राम के लिए बनानी आनी है कुड़ियों हम। ये देखें खाली क्लास हमारी, ठीक है? कितना औखा है इस क्लास को पढ़ाना, जिसमें कोई बच्चे ही नहीं है। अच्छा जी 1 मिनट दीजिए, मैं बस कर रहा हूँ। लो जी, ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर ये कोई वाल्व होगा, मतलब ये ब्लैडर से जब यूरिन होगा और सर जब ये स्पर्म जाएंगे तो? मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुको। और भाई वही है जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर है, वही है। सही है? स्मूथ मसल्स होंगे सर? और भूल गए आपको यूरिथ्रल स्फिंक्टर कैसे होते हैं? जी सर, इनर सर स्मूथ स्केलेटल होता है। जी बिल्कुल वही है। स्टोरेज भी होगी सर? बिल्कुल स्टोरेज होगी, हमने कौन सा हर वक्त रिलीज करते रहना है। मेनली एपिडिडिमस में होगी, ठीक है? एपिडिडिमस में स्पर्म स्टोर और मैच्योर होंगे। जो वेज फ्रेंसिया वो वेज डिफरेंस है, उनमें डिफरेंस यही होगा कि मैच्योर, एक मैच्योर है एक में मैच्योर स्पर्म है। हाँ जी यही है सर। ये कितने पैदा होते हैं एक दिन में? बहुत ज्यादा, मिलियंस में होते हैं। मैं अभी आपको ना एक बात बताऊंगा तो उससे मजीद अंदाजा हो जाएगा। बेटा रेस कर दूं मैं बाकी हिस्सा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितने को पैदा होने हैं लड़के। यस सर। मुझे स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट करने में फिर आपको अंदाजा होता है स्पर्म बनने का मैकेनिज्म क्या है और सारी बातें। अरे लोब्यूल के साथ आपने 250 और 300 उस तरह के ये है लोब्यूल कहते हैं आप। ये मैंने ब्लू कलर से सेप्टा बनाया है ना 2, ढेर सारे बनाए। वो समझ आ गया सर लोब्यूल का। हाँ हाँ, वो 250 और 300 उसका क्या मतलब है सर? ये नंबर है उसके। यहाँ तो मैंने टेस्टिस बड़े सिंपल दिखाए हैं लड़के। इस टेस्टिस में मैंने 1 लोब्यूल 2 3 4 5 6 7 बनाए हैं, असल में 7 नहीं है ये। ठीक है। ये तो बाज लोग तो यार मैं क्या बताऊं, बस छोड़ दे, दफा करें। ये वो टेस्टिस खा जाते हैं, ठीक है, बकरों के। तो उसमें जब उसको काटा जाता है उसमें इस तरह के डक्ट सिस्टम का अंदाजा होता है थोड़ा बहुत। तो वो आराम नहीं होते भाई खा जाते हैं ना फिर भी लोगों का क्या है। अच्छा सुने, बिल्कुल आराम मेरे ख्याल में तो यही है, जहां तक मैंने थोड़ा पढ़ा पूरा। जो खाते हैं उनके पास कोई लॉजिक होता है, वो कहते हैं मकरू है। बहुत मजेदार होते हैं। हाँ मुझे अंदाजा है लोग जो खाते हैं किस मकसद के लिए खाते हैं। अच्छा सुने, यहाँ पर मैं जो तवज्जो से देखना है, स्पर्मेटोजेनेसिस से पहले ना मैंने यहाँ पर बेटा कौन सा वाला इलाज करें, चलें ये छोटा सा ब्लू कलर है ताकि विजिबल हो, ये इलाज किया जी। तो तवज्जो से जरा देखें, ये बेटा आपके पास है सेमी ब्लैक कलर से ये चल रही है सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल हाईली कॉइल्ड फॉर्म में, ठीक है बेटा। और इस सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल के दरमियान में
जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां पर कुछ सेल्स पाए जा रहे हैं जिनको मैंने आप देखे ना ब्लू कलर से लेबल किया था. दीज आर द लीडिंग सेल्स. अब बेटा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन, जिसका नाम है आपके पास LH. LH इस पे एक्ट करता है प्यूबर्टी पे. मेल में LH का नाम है ICSH. क्यों इसको ICSH कहते हैं? चूंकि ये इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट कर रहे हैं ना भाई. इनका नाम देखें, इंटरस्टिशियल सेल था. इट विल स्टिमुलेट द इंटरस्टिशियल सेल, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और ये इंटरस्टिशियल सेल रिस्पॉन्स में टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे और टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है, सब जानते हैं, मेलनेस को. सारे मेल कैरेक्टरिस्टिक, सिर्फ स्पर्म बनने को नहीं, उसके अलावा मेल जैसे आवाज का भारा होना, चेस्ट पे हेयर वगैरह आ जाना. अब बेटा ये जो आपके पास सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल है, इसका बेटा मैं आपको क्रॉस सेक्शन दिखाने जा रहा हूं. इस क्रॉस सेक्शन में आपको बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर आती है. उसके बाद बेटा यहां पर ये सेल्स नजर आते हैं. अंदर कैविटी या ल्यूमन होगा. हर ट्यूब के अंदर तो आपको पता ही है, ये बताने वाली ऐसा बात नहीं है, ट्यूब होती है. अच्छा, इनमें से बेटा जी कुछ सेल्स जो है उनको मैंने ना कलर दे दिया, यानी मैंने डिफरेंशिएट कर दिया बाकी सेल्स से. जो विदाउट कलर सेल्स मैंने बनाए हैं, दीज आर द जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स. डिप्लॉयड है जी ये. जो मैंने कलर किए हैं, दीज आर कॉल्ड एज सर्टोलाई सेल्स. सर्टोलाई सेल्स का ही दूसरा नाम नर्स सेल भी है. नर्स आपको तो शायद अंदाजा हो किसे कहते हैं भाई, जो ख्याल रखती है ना पेशेंट का, उसे नर्स कहते हैं. असल में ये सर्टोलाई सेल्स या FSH, ये नर्स सेल्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH बेटा दे विल रिलीज अ लिक्विड मीडियम. ये लिक्विड मीडियम रिलीज करते हैं जो स्पर्म को लुब्रिकेट कर रहे हैं और उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. इसी तरह से FSH जर्मिनल एपिथेलियल पर भी एक्ट करता है और थोड़ा बहुत रोल इसका स्पर्मेटोजेनेसिस में भी है. स्पर्म्स के बनने में भी बेटा इसने किसी हद तक हेल्प आउट करना है. अब थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो गया. इतनी डिटेल बेटा आपने LH और FSH की, मेल में भी मैंने बताई जा रहा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो भी हमने पढ़ा ही नहीं. इतनी डिटेल बेटा आपने पहले जब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाया था तब नहीं पढ़ी थी. क्योंकि अगर मैं पिट्यूटरी में आपको बता के भाई इसने FSH ने सर्टोलाइज सेल्स पे एक्ट करना है, तो आपको सर्टोलाइज सेल्स का पता ही नहीं था होना. ठीक हो गई बात. अब जुनैद आप जरा खास ध्यान करें यार, ये मैंने सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन दिखा के आपको सेल दिखाए तो ढेरों सेल नजर आए हैं. अब ये 250 से 300 लोब्यूल है, उसमें हर एक में 1 से लेके 4 सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं. उनमें इस तरह के कितने जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होंगे? बिलियंस. और वो जब डिवाइड हो रहे होंगे तो स्पर्म्स जो है वो बहुत ज्यादा बन रहे होंगे. अब फरहान ने एक और बात पूछी थी कि, एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड. फरहान ने एक और बात पूछी थी कि स्पर्म स्टोर कहां होते हैं? टेस्टिस से बनने के बाद बेटा ये पूरी डक्ट पूरे में स्टोर हो सकते हैं, लेकिन मेन स्टोरेज ये जरा गौर कर ले तो हाईली कॉइल्ड हिस्सा है ये, इस एपिडिडिमस में होना है. मेनली उसने एपिडिडिमस में स्टोर, लेकिन स्टोर के साथ साथ मैच्योर भी होना है. जब भी आपसे पूछा जाए कि स्पर्म कहां स्टोर होंगे, आपका आंसर ज्यादा रेलिवेंट यही होगा कि यार ये एपिडिडिमस में ही जब स्टोर होंगे. जी जुनैद बोले आप. सर फर्टिलाइजेशन तो एक स्पर्म ने करनी होती है सर, फिर मिलियंस बनाने की क्या जरूरत होती है? ताकि उनमें से जो बेस्ट स्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन करे, और फर्टिलाइजेशन जब बेस्ट स्पर्म कर रहा हो तो आपके पास जो है वो चांसेस जो है वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाले आपने पढ़ा होगा सिलसिला, ताकि वो मैक्सिमम हो सके. ठीक है जी सर जी.
सारा दिन जो इतनी ज्यादा स्पर्म्स बन रहे हो कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे, आपके अंदर ही हैं, घबराए ना। जब तक फिर बाद में जब एक्सेस हो जाएंगे तो रिलीज हो जाएंगे। वो अब क्लास में क्लास है, मैं ज्यादा डिटेल तो नहीं बता सकता इसकी आपको। कहीं पे नहीं जा रहे, बॉडी में ही है। एक चले मैं आपको अंदाजा, एक सेकंड बेटे, एक मेल पर इजैकुलेशन फीमेल में अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है। 5 मिलियन का मतलब 50 लाख है। तो स्पर्म बहुत छोटे हैं, ये मत समझे कि ये बहुत बड़े बड़े हैं, ये इतने ज्यादा कहाँ जा रहे हैं, बॉडी में ही है। जी बेटा पूछिए। सर नर्स हेप्लॉइड है या डिप्लॉइड? कौन सा नर्स सेल डिप्लॉइड है? मियोसिस जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी चीज डिप्लॉइड वाला सीन ही है सारा। अभी तक एक भी सेल हेप्लॉइड नहीं बनाया मैंने, ठीक है जी। पूरी ये जितना भी बना हुआ है आपके सामने, इसमें कोई एक सेल भी हेप्लॉइड नहीं है, ठीक है जी। ओके, अच्छा बेटे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत सिंपल है। इसी तरह कल जब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो बड़ा ही सिंपल है, बल्कि वो तो मैं स्लाइड से ही पढ़ाऊंगा। लेकिन जो उसमें ओवोजेनेसिस है वो बड़ी मुश्किल है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर बेटा मैं आपके सामने एक जर्मिनल एपिथेलियल सेल दिखाने जा रहा हूँ, और सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि इसके पास सपोज कीजिए ये 2 क्रोमोसोम्स है, और इसने जब डिवीजन करनी है तो आप जानते हैं ना, उससे पहले इसने इंटरफेज में होके आना है। तो इसके पास जो क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेटेड फॉर्म में है। अच्छा जी, तवज्जो से बड़ी खास बात सुने। जर्मिनल एपिथेलियल सेल, ठीक है जी, माइटोसिस। और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि माइटोसिस में एक पेरेंट सेल हूबहू अपनी कॉपी बनाता है 2 डॉटर सेल्स की शक्ल में। तो बेटा ये 2 सेल्स बन गए हैं, सही है जी। एक ये सेल बन गया जर्मिनल एपिथेलियल सेल डिप्लॉइड से, तो बेटा ये दोनों सेल्स भी, मैं इसके नीचे ब्रैकेट में 2n लिख, तो ये दोनों सेल्स भी डिप्लॉइड ही होंगे। ये बेटा इनके अंदर मैंने 2n और 2n लिख दिया। तवज्जो से बात सुननी है जुनेद, जरा ध्यान रखना तुम क्योंकि आपका जो सवाल है ना किसी हद तक यहां से रिलेटेड उसका आंसर है। 2 सेल बने, इन 2 सेल्स में से एक सेल वापस जर्मिनल एपिथेलियम को मेंटेन करने में चला गया, ठीक है जी। इसने वापस चले जाना है एंड मेंटेनेंस ऑफ जर्मिनल एपिथेलियल लेयर या जर्मिनल एपिथेलियल सेल लेयर। इससे क्या फायदा है? इससे यह फायदा है कि मेल में जर्मिनल एपिथेलियम प्यूबर्टी से लेकर डेथ तक मेंटेन रहती है, इसलिए मेल स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को प्यूबर्टी से लेकर डेथ तक कंटिन्यू रखता है। आपने पढ़ा होगा, पढ़ना भी अभी हमने, कि फीमेल में तो ये जो प्रोसेस है वो बेटा आफ्टर द मेनोपॉज एग नहीं बनता। मेल में थ्रू आउट लाइफ स्पर्म बनते रहते हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि यहां पर आप देखें सेमियोस्पर्म ट्यूब्यूल में जर्मिनल एपिथेलियल सेल है ही बहुत ज्यादा। दूसरी के साथ साथ हर डिवीजन पर एक सेल पीछे जाके वापस जर्मिनल एपिथेलियम सेल को मेंटेन कर रहा है। जो दूसरा सेल बचा, इसे बेटा आप नाम देंगे स्पर्मेटोगोनिया। तो दिस इज द स्पर्मेटोगोनिया, और ये डिप्लॉइड ही है। इस स्पर्मेटोगोनिया ने जस्ट बेटा डिफरेंशिएट होना है, ठीक है जी। तवज्जो से जरा समझना है, डिफरेंशिएट, कोई डिवीजन नहीं। डिफरेंशिएट का मतलब होता है अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना अपने फंक्शन के लिहाज से। तो ये बेटा डिफरेंशिएट हुआ है सिर्फ, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम को तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये कौन सी डिवीजन है, डिफरेंशिएट। और बेटा आपके पास यहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर होगी जी मियोसिस 1। मियोसिस 1 इज अ रिडक्शन डिवीजन ना, क्यों भाई रिडक्शन होती है ना मियोसिस 1 में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होके हाफ हो जाते हैं। तो दिस इज द मियोसिस 1, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होके हाफ, 2n से अब सिंगल 1n रह जाएंगे। या सिंपल मैं चले यहां पर n लिख रहा हूं।
اور یہ جو اسٹرکچر بنا ہے اسے ہم نے نام دینا ہے بیٹا, میں سینٹر میں دونوں کے لیے اکٹھے ہی نام لکھ دیتا ہوں, سیکنڈری اسپرمیٹو سائٹ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ذرا توجہ سے سن لیں, میوسس 2 ہوگی, اور آپ سب کو اس بات کا پتا میوسس 2 از جسٹ لائک مائٹوسس. میوسس 2 جو ہے وہ مائٹوسس کی طرح کی ہے, اور اس میں نمبر آف کروموسوم سیم رہتے ہیں, جسٹ ڈپلیکیشن ہونی ہے. سو میوسس 2 میں دس از اے میوسس 2. اب بیٹا یہ آپ کے پاس سیم سیل بننے ہیں. سیم سیل کا مطلب ہے نمبر آف کروموسوم n تھے تو n نہیں رہنے ہیں. اینڈ دیز سیلز آر کالڈ ایز دا سپرمیٹڈس. ان سیلز کو بیٹا ہم نام دیتے ہیں تھوڑا ترچھا سا کر کے میں ادھر لکھ رہا ہوں, سپرمیٹڈس. اور ان سپرمیٹڈس نے فائنلی جسٹ ڈفرینسیشن یا میچوریشن ہونی ہے, اور یہ بیٹا ایپیڈیڈیمس میں ہونا ہے کام. یہ کام ایپیڈیڈیمس میں ہونا ہے, اس کے ساتھ ٹیل شیل ایڈ ہونی ہے, اور فائنلی ہیڈ, ٹیل, ایکروسوم وغیرہ. میں بھی ایک سپرم کو لیبل بھی کرتا ہوں. تو یہ بیٹا آپ کے پاس جو ہے وہ سپرم بن جانا ہے. فائنلی آپ کے پاس 4 عدد جو ہے وہ سپرم بن جانے ہیں. اچھا جی, ایک بات ذرا سن لیں, میں چھوٹا سا حصہ یہاں پر نا ریس کرنا ہے مجھے. یہ اب آپ کو سمجھ لگی ایرو کے نشان سے, آپ کو یقیناً اندازہ ہے. اچھا جی, اور یہ والا حصہ کہ اس میں جرمینل ایپیتھیلیل سیل سلیکٹ کرنا ہے مجھے, چونکہ یہ حصہ لکھنے کے لیے چاہیے, اور جرمینل ایپیتھیلیم سیل نے ہیلپ کرنی ہے انٹو دا سپرمیٹوجینیسس. لو جی, یہ میں نے یہاں پر پھر سے لکھ دیا. آج ہی آ رہی ہے نا سمجھ, بچوں سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. سنیں جی, یہاں پر جو فرسٹ ایونٹ ہے جرمینل ایپیتھیلیم سیل سے پرائمری سپرمیٹوسائٹ بننے تک کا ایونٹ, یہاں سے لے کے یہاں تک ایونٹ, دس ول ٹیک 21 days. یہ 21 days میں بیٹا یہ پروسیس کمپلیٹ ہونا ہے. اس کے بعد پرائمری سپرمیٹوسائٹ سے سیکنڈری سپرمیٹوسائٹ بننا, جہاں سے صرف یہاں میوسس 1, اٹ ول ٹیک 23 days. سو اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ڈیز. میوسس 1 بڑا ٹائم لیتی ہے, چونکہ اس میں پرو فیز 1 ہونی ہے, پرو فیز 1 میں کراسنگ اوور ہونی ہے, اور یہ بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے. اچھا جی, اس کے بعد یہ بیٹے جو آپ کے پاس سپرمیٹڈس کے بننے تک کا عمل ہے, سیکنڈری سپرمیٹوسائٹ سے سپرمیٹڈس بننے تک کا عمل, اٹ ول ٹیک 17 days. اور فائنلی سپرم نے میچور ہونا ہے جب سپرمیٹوزوا یا سپرم دونوں نام صحیح ہیں. زوا کا مطلب ہوتا ہے موو کرنے والا نا, زو سے اینیمل نکلا ہے. 7 days. تو یہ ٹوٹل ذرا کریں تو اپروکسیمیٹلی 72 days کا ایونٹ ہے. ٹھیک ہے جی, 72 days میں اس نے کمپلیٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے جی, 7 to 9 days. 72 days آن ایوریج ہم یوزلی کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں سپرمیٹوجینیسس کے لیے. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. اچھا بیٹا, پھر سے مجھے یہ والا حصہ بھی ریس کرنا ہے. یہ ادھر والا حصہ سارا ریس کرنے جا رہا ہوں. کوئی سوال تو نہیں تھا نا بیٹا اس میں آپ کا رہ گیا ہو؟ سر ایک سیکنڈ سر. اوکے سر, کر اچھا جی, بھائی اتنا ہی کرنا تھا مجھے, اتنا ہی چاہیے. اس پورے پروسیس کا نام یہاں سے یہاں تک جو میں نے بتایا ہے, دس کمپلیٹ پروسیس از کالڈ ایز سپرمیٹوجینیسس. اور سپرمیٹوجینیسس کا ایک حصہ ہے یہ آخری 7 دن والا یا 7 سے 9 دن والا. دس part of the spermatogenesis, this is called as
स्पर्मियोजेनेसिस, इसे बेटा हम स्पर्मियोजेनेसिस का नाम देते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का ही हिस्सा है भाई, ये कोई अलग से चीज नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, द लास्ट पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन विच spermatids mature into the spermatozoa or the sperms. This is called as spermiogenesis. सही होगी बात बेटा, कोई मेरा नहीं ख्याल कंफ्यूजन रह गई होगी, इंशाल्लाह सारी चीजें क्लियर होंगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई सवाल हो तो पूछ लें। सर ये प्रोसेस बड़ा लंबा है, 21 डेज, 23 डेज, 70 डेज। हाँ जी, स्पीड अप चाहते हैं आप? ये सर ये फिर ये स्टोरेज होती है इतनी ज्यादा, फिर ये जो सर भाई ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। मैं तो एक सेल तो स्टार्ट किया ना, जर्मिनल एपिथेलियल सेल, तो एक सेल तो स्टार्ट किया मैं, तो बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो नीचे अन्य वास्पम जमा हो रहे होंगे आपके हर लम्हे। किसी ना किसी जर्मिनल एपिथेलियम की मियोसिस कंप्लीट, वो सारा कुछ कंप्लीट होकर स्पर्म बन के ऐड हो रहे होंगे आपके स्पर्म बैंक में आफ्टर द प्यूबर्टी। सही है सर ये जो एजिंग है ये तो डिजेनरेशन है, तो ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स की नहीं, डिजेनरेशन है। दोबारा बोला, क्या बोला आपने? एजिंग सर, हाँ बिल्कुल होगी। स्पर्म काउंट डिक्रीज होता है एज के साथ ना, इसलिए होता है। मैंने ये बोला है कि स्पर्म बनने का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा थ्रू आउट लाइफ। मैंने ये नहीं बोला कि स्पर्म एक यंग मेल में जितने बन रहे हैं और एक लेट एज में भी उतने ही बन रहे हैं, नहीं उतने नहीं बन रहे, वो कम बन रहे हैं, ज़ाहिर है। ओके सर। जी बेटा प्लीज बोलिए सर। लेस स्पेन कितनी होगी स्पर्म की आउट बॉडी? स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में 5 से 7 दिन तक अलाइव रह सकता है। ज्यादातर बुक्स कहते, मैं एक बात बताता चलो, इट डिपेंड्स अपॉन उसकी एज। वैसे पता है आपको किस चीज पे डिपेंड करती है आपके ख्याल में? फिजिकल एक्टिविटी? नहीं मैन की नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्पर्म की एज डिपेंड कर रही होती है जो प्रोस्टेट ने, सेमिनल वेजिकल, खास तौर पे सेमिनल वेजिकल ने उसको फूड दी है, कितनी को एनर्जी दी है भाई, उस पर डिपेंड कर रहा है। 3 to 7 एवरेज है, लेकिन आमतौर पे 5 या 4 हम मान लेते हैं कि 5 और 4 तो तकरीबन हर मेल के स्पर्म्स अलाइव रह ही सकते हैं आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिली भी है भाई। सही है। अगर फ्रीज कर दें तो? फ्रीज करें फिर ज्यादा देर तक अलाइव रह सकते हैं। सर हम क्यों कहते हैं कि जो मतलब स्पोर्ट्स मैन है जो गेम खेलता है उसकी जो स्पर्म है ज्यादा एक्टिव होता है, वो सर्वाइवल टाइम उसका ज्यादा होता है, क्या क्या? क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है। सर ये फर्टिलाइज तो एक होना है सर, बाकी कहाँ चले जाएंगे? बाकी जाया हो जाएगा। फट वो फीमेल रिप्रोडक्टिव में बता दूंगा आपको, फीमेल रिप्रोडक्टिव में बताऊंगा कि बाकियों का क्या होना है। सर आपने कहा मतलब ज्यादा प्रोडक्शन इस वजह से होता है ताकि मतलब एक पावरफुल जो है मतलब पर प्रोड्यूस हो जाए, फिर उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाए। सर अभी तो मतलब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गए, लेकिन यहाँ पे कैसे पता चले कि सर अभी पावरफुल वाला फर्टिलाइज होना है सर, बाकी नहीं हो रहा है? वो मैं फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताऊंगा, कल बताऊंगा। ओके। और कोई सवाल किसी बच्चे का? ओके जी डन। 5 मिनट है हमारे पास, क्या करें? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सिस्टम देख लेते हैं, उसको सिर्फ स्लाइड से ही हमने देखना है, वो तो आसान काम है, वो देख लेते हैं ताकि कल हमारे टाइम मिले ज्यादा से ज्यादा ओवोजेनेसिस। और आपको पता है इस पूरे सिनेरियो में जो सबसे डिफिकल्ट चीज होती है वो क्या होती है बोला? रिप्रोडक्टिव साइकिल है ना, तो उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके। ठीक है, ले जी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बड़ा ही सिंपल है एज कंपेयर टू द मेल रिप्रोडक्टिव। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। दीज आर द ओवरीज, ये है बेटा ओविडक्ट, जिसको दूसरा नाम आप फैलोपियन ट्यूब का भी देते हैं, याद रखें, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। दिस इज द फंडस, द हेड ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एज द फंडस। दिस वन इज द यूट्रस, यूट्राइन कैविटी, और ये है यूट्रस की वॉल। 3 दीवारें हैं। आउटर मोस्ट को आप नाम देते हैं पेरीमीट्रियम,
मिडल को आप नाम देते हैं मायोमेट्रियम और इनर मोस्ट को आप नाम देते हैं एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम में ओवरी ओवेरियन लिगामेंट के साथ अटैच होती है। ओवरी अटैच विद द ओवेरियन लिगामेंट विद द पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम में एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, इट कंटेन, मायो का मतलब है ना मसल्स, तो इट कंटेन वेरी स्ट्रॉन्ग स्मूथ मसल्स और इट कंटेन रिसेप्टर ऑफ द ऑक्सीटोसिन। वो रिसेप्टर्स ऑक्सीटोसिन के मायोमेट्रियम पे एक्ट करते हैं और मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है जिससे बर्थ के प्रोसेस को फैसिलिटेट किया जाता है। उसके बाद है आपके पास एंडोमेट्रियम, इट इज द इनर मोस्ट लेयर, और याद रख लें दिस इज द स्पॉन्जी लेयर। ये स्पॉन्जी लेयर है और यहाँ पर बेटा अटैचमेंट या फिर आप इम्प्लांटेशन कह सकते हैं, इम्प्लांटेशन यहाँ होगी। उसके बाद दिस इज द सर्विक्स, सर्विक्स आप कहते हैं नेक ऑफ वेजाइना को, और ये है बर्थ कैनाल या फिर वेजाइना जहां से बेटा बेबी को डिलीवर किया जाना है। तो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक हो गई बात। तो बेटा कल हम इसको एक बार मैं बना भी दूंगा आपके सामने फटाफट से, और मेनली हम बेटा ओवोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे। सो दिस इज अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिए। सर जी बोलिए। 23 डेज और 21 डेज सर, ये मुझे बता दें। डेज को क्या बता दूं भाई, इस इवेंट में नहीं मतलब 23 डेज में मतलब वो कंप्लीट होता है 21 डेज में सर। कौन सी चीज 23 मिनट में? ये मियोसिस 1 सर। मियोसिस 1 23 डे में। आपने आफ्ताब गौर किया होगा, मैंने बोला ये इन सब को जो मैंने सामने वैल्यूज लिखे इनको काउंट करें तो 70 डेज बनते हैं, लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन आती है मेल में, किसी में 74 डेज, किसी में 72 डेज, एवरेज फिर हम बात कर लेते हैं 72 डेज की। तो अगर फ्लक्चुएशन आ रही है तो इट माइट पॉसिबल कि उसमें हर इवेंट पहला 21 दिन में की बजाय 22 दिन में हुआ हो, दूसरा 23 दिन की बजाय 24 दिन में हुआ हो, तो ये फ्लक्चुएशन तो आ सकती है ना सर। फूड पे डिपेंड करता है नहीं सर? बिल्कुल करता है, फूड पे डिपेंड। ओके सर ये मियोसिस 1 की कंप्लीशन में डेज को एड अप करेंगे या फिर 23 डेज ही लेंगे? क्या मतलब हुआ? 21 दिन पहले लगे फिर 23 मिला के कंप्लीट होगी या फिर सिर्फ 23 डेज में? 21 दिन पहले स्टेप में, 23 दिन दूसरा में, 21 जमा 23। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड से अपना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बनने के लिए आपको 44 डेज रिक्वायर्ड होंगे। सही है? ठीक है। अच्छा आप भी ना वैसे बड़े शरारती हैं, जो बुक से भाई बात बता देना उसको बड़े तवज्जो से सुनते भी हैं और पूछते भी नहीं है। भाई किताब में ही है, एम ही बस उसको पूछी जा रहे हैं, एम ही किताब में नहीं है। आपकी किताब में ये वाली चीजें हैं जो मैंने इधर बनाई हैं, इस पे ज्यादा फोकस करें। इन डेज को नहीं, ये सारी चीजें आपकी ये वाली भी सारी बुक में मौजूद हैं, डेज नहीं लिखे हुए बस। ठीक है सर। ये स्पर्म के बनने में कितनी एनर्जी तकरीबन चाहिए सर? एनर्जी ज्यादा चाहिए सर या कम? क्या चीज? एनर्जी सर, इनको तो एनर्जी चाहिए, मतलब कितने? कोई एनर्जी नहीं, कोई एनर्जी नहीं। जितनी एक नॉर्मल सेल को डिवाइड होने के लिए एनर्जी चाहिए, इनको भी उतनी चाहिए। कि क्या एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए? एक नॉर्मल सेल डिवाइड होने के लिए जितनी एनर्जी लेता है ये भी उतनी एनर्जी लेंगे। इन्होंने क्यों ज्यादा एनर्जी लेनी है? सर एक सवाल नहीं चाहिए ये जो तारुफ ये कि वो अल्लाह ने साड़ी नमाजा नहीं चाहिए। अल्लाह ने कहीं कुरान में कहा है मुझे तुम्हारी नमाजें नहीं चाहिए? अल्लाह ने तो कुरान में कहा है कि अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम रखो और मुशरिकों में से ना हो। सही मुस्लिम 246 नंबर हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है। सर आपको अल्लाह और उसके रसूल का तारुफ नहीं अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मौजा मारो, अक्ल ना होवे तो मौजा ही मौजा, लेकिन दुनिया में आखिरत में कुट्टा ही कुट्टा। इतने मौजा ही मौजा, इतने मौजा कुटोगे उते अल्लाह कुटेगा तुहानू, तुसी मौजा कुट लो। अकल होवे तो सोचे ही सोचा, अकल होगी तो आप सोचेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये सवाल का कोई हिस्सा रहा ना क्या?
खलीफी आज का आखिरी सवाल है कि आपके मशवरे पर मैंने डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर बयानुल कुरान देखना शुरू कर दी है, लेकिन एक मुकाम पर आकर मुझे बहुत ही मायूसी हुई कि जब डॉक्टर इसरार अहमद ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए दज्जाल और बास्टर्ड के अल्फाज यहूदियों के रेफरेंस से इस्तेमाल किए, क्या गुस्ताखाना अल्फाज को दोहराए बगैर कुरान की तफसीर नहीं की जा सकती? प्लीज रहनुमाई फरमा दें। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। देखिए, know is that all the videos you did and saying, Adam, why don't you never responded to me? So now I'm going to tell the world. Who are you for me to respond? Who are you for me to respond? Bro, I don't even know you. You're a slim. I believe you're a very good friend to Adam, by the way.